Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Jayesh. Welcome to my channel विकास एकेडमी. आज क्लास में लोग पढ़ेंगे गवर्नर और इसके पहले कल हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे गवर्नर को. उसके पहले मैं आपको बता दूं इंडियन पॉलिटी को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं. पहला जो पार्ट होता है आपका एक्सिक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव और तीसरा होता है जुडिशरी. जो पहला पार्ट होता है एक्सिक्यूटिव, इसको बोलते हैं हम कार्यपालिका, दूसरे को बोलते हैं विधायिका और तीसरे को बोलते हैं न्यायपालिका. ठीक है, यानी इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट जो आता है कार्यपालिका, दूसरा पार्ट है आपका विधायिका, तीसरा वाला आपका है न्यायपालिका. 3 भागों में डिवाइड करते हैं. ठीक, उसके थ्रू समझते हैं. अब हम लोग पहला इसमें पढ़ रहे हैं जो एक्सिक्यूटिव, इसको हम कार्यपालिका कहते हैं. इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैं ऊपर बता रहा हूँ आपको. यहाँ पे जो सेंटर के थ्रू होगा और एक स्टेट के थ्रू होगा. ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, सेंट्रल और स्टेट में. ठीक है, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, सेंटर और स्टेट में. ठीक है, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे समझने के लिए, सेंटर प्लस स्टेट में. ठीक है, यानी कि एक्सिक्यूटिव को हम 2 भागों में बांटेंगे, सेंटर का अलग पढ़ा जाएगा, स्टेट का अलग पढ़ा जाएगा. एक्सिक्यूटिव को यानी कार्यपालिका सेंटर की और स्टेट की. ठीक उसी तरह से लेजिस्लेचर जो होगा विधायिका, ये भी हम पढ़ेंगे, एक सेंटर का अलग से और फिर एक स्टेट का अलग से. जुडिशरी को भी हम अलग अलग से पढ़ा जाएगा, सेंटर का प्लस स्टेट का. ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी, ताकि हमको आसानी हो समझने में. ठीक है, क्योंकि हम सेंटर स्टेट को बांट के जब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक हम समझने की एक शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, तो हम उसके थ्रू अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे एक्सिक्यूटिव वाले को, इस वाले पोर्शन को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं. ये जब मैं कवर कर लूंगा उसके बाद फिर हम चलेंगे लेजिस्लेटिव वाले में, फिर लास्ट में हम लोग चलेंगे जुडिशरी वाले को. ठीक है, क्लियर. तो पहला हम देखते हैं इसमें एक्सिक्यूटिव थ्रू. प्रेसिडेंट होता है जो आर्टिकल 52 में आता है, आपने देखा था, इसको मैंने पढ़ा चुका हूं. ठीक है, प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं. कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था वाइस प्रेसिडेंट. ठीक, तो हमने यहाँ से 2 चीजों को कवर कर लिया है. नेक्स्ट आपका होगा पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और प्लस इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्रालय. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट वन हमारा होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे. फिर लास्ट होगा हमारा कैग, जिसको आप बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. राइट, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया है, एक आपका प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कंपैरेटिव पढ़ें हम लोग, यानी वर्सेज करके पढ़ा जाए तो पढ़ने में आसानी होगी और मजा भी आएगा. प्लस आपको ये एक मेंस प्रॉस्पेक्टस से भी कवर होता चला जाएगा. तो हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रेसिडेंट, वाइस में पढ़ लिया गया है. अब हम चलते हैं इसमें, आज क्लास में गवर्नर को पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या सिस्टम होता है. सेंटर में देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल और लास्ट में कैग. 5 इसमें होते हैं. इसमें आपको देखना है स्टेट वाले में कि हर स्टेट में गवर्नर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है. ठीक है, इंडियन पॉलिटी में सीएम होता है. ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता है, प्लस इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है. जैसे यहाँ पे सेम आपका सेंटर में पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है. 3rd नंबर पे आपका 4th नंबर पे आपका आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. राज्य का एक एडवोकेट जनरल होता है, जैसे सेंटर में था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था. ठीक, उसी तरह से राज्य में एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा. इसको हम कह सकते हैं कि स्टेट का वकील होता है. जो भी कोई इशू होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो इसको देखता है. राइट, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अगर मैटर होगा तो. राइट, 4th नंबर पे 5th नंबर पे आपका है कैग. कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल. ये यहाँ पे कोई पोस्ट कैग की नहीं होती. वाई? बिकॉज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑडिटिंग करना होगा, कंट्रोल करना होगा, जो भी रिपोर्ट होती है वो सब सेंटर ही देखता है, ना कि स्टेट में. यानी इसका मतलब सीधा मतलब है कि स्टेट में कोई भी कैग वाली पोस्ट नहीं होती. इसका मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नर की पोस्ट है यहाँ पे, वाइस गवर्नर नहीं है,
सीएम की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ पे है, एडवोकेट जनरल की है, लेकिन यहाँ पर कैग की कोई पोस्ट नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट में। राइट, क्लियर है? ओके, ये समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं, आज पढ़ते हैं गवर्नर को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नर को। गवर्नर जो होता है वो आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक डिनोट करता है। इसके बारे में जितने आर्टिकल हैं सर 153 से लेके 167 तक है। समझते हैं हम लोग। ये समझना सबसे पहले हमको कि यूजुअली ये कहा गया है कि एक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। ठीक, ये हम समझते हैं कि एक गवर्नर का एक स्टेट होना चाहिए, लेकिन हमको ये समझना अभी है कि 7वें संविधान संशोधन आया था 1956 में। 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसमें कहा गया रिकमेंडेशन कि एक गवर्नर 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट के लिए हो सकता है। एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए हो सकता है। ठीक, ओके। और एक चीज समझते हैं, ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट कहलाता है। अपॉइंटेड किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट रहता है स्टेट्स में, यानी हर स्टेट्स में एक एक गवर्नर होंगे, यानी हर स्टेट में एक एक गवर्नर होंगे, या 2 से 2 अधिक के बीच स्टेट भी एक गवर्नर हो सकता है। ठीक, अपॉइंटमेंट कौन देगा इसको? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया एक नॉमिनल हेड होता है ये स्टेट में। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। इसको हम नॉमिनल हेड भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है स्टेट का वो सीएम होता है, और नॉमिनल हेड होता है वो आपका गवर्नर होता है। ठीक है, चलते हैं पहला टॉपिक समझते हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी स्टेट का गवर्नर बनना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। राइट, ओके। पहली क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी देखते हैं। पहली एलिजिबिलिटी इनकी है सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि यहाँ के किसी पोस्ट के लिए, पॉलिटिकल पोस्ट के लिए आपको सिटीजनशिप होनी जरूरी है इंडिया के लिए। तो पहला है आपको टॉपिक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर, 35 ईयर्स ऑफ हिज एज होना चाहिए। उसकी उम्र कितने साल होनी चाहिए? 35 ईयर्स। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कल भी हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक पे। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ना तो सेंटर की ना ही स्टेट की किसी भी सरकारी पोस्ट पर या गवर्नमेंट पोस्ट पर काम ना करते होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, यानी उसे किसी छोटी मोटी पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, शुड नॉट बी द रेसिडेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। इसका मतलब जिस स्टेट का वो व्यक्ति गवर्नर बनने वाला है उस स्टेट का उसे रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। सिटीजन तो है ही इंडिया का पूरा, वो रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब निवासी। ठीक है, निवासी, उस राज्य का उसको निवासी नहीं होना चाहिए। राइट, ओके। शुड नॉट बी द नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब है उसे ना तो पार्लियामेंट का यानी सेंटर की गवर्नमेंट का पार्लियामेंट और ना ही स्टेट की पार्लियामेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि न तो लोकसभा का मेंबर होगा, ना ही राज्यसभा का मेंबर होगा, और न ही स्टेट में स्टेट असेंबली का और ना ही स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा वो। क्लियर है? अगर होगा भी तो वो अपनी पोस्ट को छोड़ेगा, तब जाकर मेंबरशिप छोड़ेगा, तब जाकर वो एलिजिबल होगा किसके लिए? गवर्नर के लिए। राइट, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, कंसल्ट, यानी प्रेसिडेंट से कंसल्ट किया, यानी प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेंगे किसको? गवर्नर को, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे किससे? सीएम से। क्यों भैया? क्योंकि सीएम और गवर्नर दोनों एक स्टेट में काम करते हैं, दोनों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डिस्प्यूट होगी, तो स्टेट की मशीनरी सही ढंग से नहीं चल पाएगी। इसी वजह से प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है बिफोर अपॉइंटिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस गवर्नर का, उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करने के लिए। पहला क्या है? गवर्नर कंसल्ट करेगा सीएम से, सीएम कहेगा हाँ भैया इनको आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए, ताकि हम दोनों लोग मशीनरी ढंग से चले, यानी स्टेट गवर्नमेंट सही ढंग से चले। इसलिए प्रेसिडेंट सीएम से कंसल्ट करता है, तब जाकर के फिर गवर्नर को अपॉइंट करता है। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? एलिजिबिलिटी समझ में आ गई? क्या क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स एज, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लोकल बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, न मेंबर होना चाहिए उससे,
आइदर हाउसेज मतलब सेंटर की पार्लियामेंट का किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और न ही स्टेट की पार्लियामेंट की किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। क्लियर है? ओके। कंसल्ट, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता हुआ है। प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होगा यहाँ किससे? गवर्नर, सॉरी सीएम से, किस लिए? गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है? ओके। कम टू द नेक्स्ट, टेनर क्या होना चाहिए? कितनी साल का टेनर होना चाहिए? अब ये समझना, जनरली हमारा 5 इयर्स का टर्नल होता है किसी भी गवर्नर का। ठीक है? लेकिन यहाँ पे समझना है कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अगर गवर्नर अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, गवर्नर को अपॉइंटेड हो रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसकी प्लीजर पे ही काम करेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकता है। राइट? ठीक वही चीज यहाँ, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के प्लीजर पे काम करेंगे, जब चाहे तब इनको हटा सकता है। राइट? जो भी पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगी, यानी उन सब पोस्ट पे प्रेसिडेंट चाहेगा तो उनको रिमूव कर सकता है। क्लियर? होल्ड्स ऑफिस टिल द नेक्स्ट गवर्नर एज्यूम्स, इसका मतलब अगर वो 5 साल पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है, या उनको हटाया भी जा रहा है, तब तक अपनी पोस्ट बने रहेंगे जब तक कि नया नेक्स्ट गवर्नर आना जाए उस पोस्ट के लिए। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टर्म। टर्म का मतलब था कितनी बार एक गवर्नर स्टेट का गवर्नर बन सकता है। तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट, इसका मतलब अगर इन्होंने 5 साल पूरा कर लिया है तो भी इनका अपॉइंटमेंट फिर से हो गया तो ये गवर्नर स्टेट के बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये भी समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट वन हमारा सैलरी। इनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी? ठीक है? सैलरी कहाँ से की मिलेगी? सैलरी लिखा गया है कंसिडर्ड फंड ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का CFS होता है। CFS का मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि होती है, उसमें से इनका पैसा दिया जाएगा। ठीक है? या अगर मान लीजिए जब किसी गवर्नर को ट्रांसफर किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, तो दोनों स्टेट से कुछ शेयर उनका बनता है। ठीक है? तो वहां से, और ये सैलरी जो दी जाएगी वो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय सेंटर पार्लियामेंट, सेंटर की पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एग्जैक्ट? क्लियर है? ओके। अलाउंस मिलेगा, भत्ता, वेतन भत्ता मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन आज है कि अब प्रेजेंट टाइम किसी गवर्नर की सैलरी कितनी है, आप सर्च करके बताइएगा। क्लियर है? ओके। 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला टॉपिक रहता है, इसे समझते हैं। ड्यूरिंग द टेनर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब क्या है? अगर सपोज दैट ये अपने पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, राइट, किसी का मर्डर कर दिया, क्रिमिनल क्राइम कर दिया, इन्होंने कोई क्राइम कर दिया, उस वक्त जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं तब तक इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, राइट, तब तक नहीं चलेगी, इससे इनको छूट है, ये बढ़िया चीज है, ठीक है। कांट बी अरेस्टेड, यानी जब तक ये अपनी पोस्ट पर है तब तक नोबडी कैन अरेस्ट हिम और हर, कोई इनको अरेस्ट नहीं कर सकता, ये अच्छी बेनिफिट है, ठीक है। नो इम्यून फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब सिविल एक्टिविटी अगर किए होंगे, सिविल कोई क्राइम किए होंगे, तब उनको अरेस्ट से या कोई छूट नहीं मिलेगी, केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। इसका मतलब अगर एक पर्सनल एक्ट करते हैं, पर्सनल कोई क्राइम करते हैं सिविल प्रोसीडिंग के थ्रू, ठीक है, दो क्राइम होते हैं, एक क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल क्राइम, और एक सिविल क्राइम होता है, राइट, दोनों क्राइम भी होते हैं। ये होता है मर्डर टाइप का, इसका मतलब इसमें मर्डर इन्वॉल्व है, इसमें बिना मर्डर का कोई केस, जैसे झगड़ा हो गया, झगड़ा करी दोनों में से कोई टेंशन नहीं है, तो सिविल प्रोसीडिंग्स कोई पर्सनल एक्ट किया है सिविल प्रोसीडिंग में, तो उसमें इनको इम्यून नहीं है, इसका मतलब अरेस्ट ये हो सकते हैं, सॉरी केस चल सकता है, अरेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, बट गिवन 2 months नोटिस, 2 महीने की नोटिस देने से पहले, ठीक है, यानी 2 महीने नोटिस देंगे उसके बाद ही इनको अरेस्ट किया जा सकता है। किस केस में? सिविल केसेस में, सिविल केस में इनको 2 महीने नोटिस के बाद ही अरेस्ट किया जाएगा। क्लियर? दो चीज समझ में आ गई, पहला क्रिमिनल एक्टिविटी किए होंगे तो इनको अरेस्ट नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा सिविल एक्टिविटीज किए होंगे तो अरेस्ट है, लेकिन 2 महीने की नोटिस के बाद। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। सैलरी, टर्म,
नेक्स्ट है वैकेंसी। वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, यानी अगर अब जैसे वैकेंसी इसमें आती है जॉब वगैरह की, तो आप अगर आप बनना चाहते हैं गवर्नर, तो आपको वैकेंसी देखना पड़ेगा भाई यहाँ वैकेंसी है या नहीं है। तो आप देखेंगे वैकेंसी क्रिएट कैसे होगी। सबसे चीज पहला कि ये क्या कर दें, रिजाइन दे दें अपनी पोस्ट से, वैकेंसी क्रिएट हो गई। डेथ, अचानक इनकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, किसी अनअकरेंस वजह से डेथ हो जाती है, तो डेथ अगर मान लीजिए इनकी हो भी जाती है तो सीट तो वैकेंट हो गई, खाली हो गई। तो उस सीट पर कौन बैठेगा, उस सीट पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस स्टेट का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो होल्ड ऑफिस करेगा जब तक कि नया कोई गवर्नर न आ जाए, राइट। या फिर नेक्स्ट इनको रिमूव कर दिया जाए। रिमूव करने का मतलब आपने देखा है इनके ऊपर न तो इम्पीचमेंट चल रहा है और न ही इम्पीचमेंट लाइक कोई प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात कि इनको ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू इनको प्रेसिडेंट को रिमूव कर दे। क्लियर है। तब प्रेसिडेंट को रिमूव कर देते हैं प्रेसिडेंट, तब भी इनकी सीट वैकेट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, या फिर इनका 5 साल का जो टेनर है वो खत्म हो गया, तब भी इनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। क्लियर है। ओके, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। पहला चीज यूजुअली आपने देख लिया, एलिजिबिलिटी क्या थी इनका, टेनर क्या था, टर्म, सैलरी, वैकेंसी, 5 पॉइंट आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं पावर्स। कौन कौन सी पावर्स एक गवर्नर के पास होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला पावर है एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका वाली कोई पावर, इनके पास कोई कार्यपालिका वाली पावर है वो, ठीक है। लेजिस्लेटिव मैंने आपको बताया, विधायिका वाली पावर कोई। तीसरा न्यायपालिका वाली या न्याय देने वाली कोई पावर। चौथा फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल मतलब वित्त वाली कोई पावर, कोई वित्त वाली पावर, पैसे वाली पावर, यानी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल की बात कर रहा है सीधी सीधी, ठीक है। तो स्पेशली हम इनकी पावर 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला है एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका पावर, विधायिका पावर, जुडिशरी न्यायपालिका पावर, और लास्ट में वित्त संबंधी कोई पावर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कोई डाउट हो बताइएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट चला जाए। एक्सिक्यूटिव पावर सबसे पहला हम देखते हैं इनकी एक्सिक्यूटिव पावर क्या क्या होती है। ऑल एक्सिक्यूटिव एक्शंस टेकन इन हिज नेम, इसका मतलब है सभी कार्यकारी जो एक्शंस काम होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब के सब इनके नाम पे ही किए जाएंगे, राइट। इन हिज नेम मतलब इनके नाम पे काम किए जाएंगे। क्लियर है पहला। दूसरा, ही अपॉइंट्स सीएम, ये सीएम को क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, ठीक है। सीएम को अपॉइंटमेंट देने का मतलब क्या हो गया, सीएम का तो इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होते हैं ये भाई साहब, ये तो इलेक्टेड होते हैं। हम लोग डायरेक्टली चुनाव करते हैं, इनको डायरेक्टली वोट देते हैं हम लोग। जो व्यक्ति भी 18 साल का एज कर लिया कंप्लीट, वो इलेक्ट इनको कर सकता है। तो इनका तो हो गया इलेक्शन, तो ये इलेक्टेड हैं प्लस अपॉइंटेड हैं, ठीक है, प्लस अपॉइंटेड है। ये अपॉइंट कौन देता है इनको, गवर्नर करता है, इनको अपॉइंटमेंट देता है। क्लियर। प्लस इनके साथ साथ जो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनती है, स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी मंत्रिमंडल बनता है, उसको भी ये क्या देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। किसके पूछकर से, किसकी पूछने से, यानी कि सीएम से पूछ करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देंगे। प्लस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर, इनके प्लीजर पे ही पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफिस होल्ड करेगी, ठीक है। जैसे प्लीजर इनका नहीं रहा ये सब लोग इन्हें, इसका मतलब सीधी सीधी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के लोग हटा सकते हैं, ठीक है। कौन, गवर्नर। क्लियर हो गया। तो सीएम इलेक्टेड होता है, अपॉइंटमेंट कौन देता है इनको, गवर्नर, राइट। ओके, नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, वह राज्य के एडवोकेट गवर्नर जनरल को क्या करता है, अपॉइंट करता है। क्लियर। अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है। अपॉइंट्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब पीसीएस का एग्जाम, ठीक है। पीसीएस का एग्जाम होता है ना, पीसीएस के एग्जाम का जो कमीशन होता है वो चेयरमैन प्लस उसके मेंबर से मिलके बना होता है। तो चेयरमैन को और मेंबर को भी ये अपॉइंटमेंट देंगे, ठीक है। हाउएवर, जबकि रिमूवल यानी इनका चेयरमैन का और मेंबर का रिमूवल जो होगा वो बाई प्रेसिडेंट ओनली होगा। यानी कि अगर आप पीसीएस का एग्जाम क्रैक करते हैं और पीसीएस अधिकारी बनते हैं, तब भी आपका जो रिमूवल होगा ओनली बाई
प्रेसिडेंट ही होगा। गवर्नर साहब और सीएम साहब कुछ कर नहीं सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं कि आपका ट्रांसफर यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, राइट। ओके, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, ही कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम, यानी सीएम से किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, रिकमेंड्स, ही रिकमेंड्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे फॉर द स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का आप क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल आप बोलते हैं, नहीं स्टेट की इमरजेंसी अगर लगानी होगी तो रिकमेंडेशन किससे मिलेगा? गवर्नर। गवर्नर बोलेंगे भाई साहब इस राज्य में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या करिए आप? प्रेसिडेंट साहब से कह देंगे आप यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाइए, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, क्योंकि यहाँ की मशीनरी फेल हो चुकी है। तो इनके रिकमेंडेशन पे उस राज्य में क्या लग जाता है? उस राज्य में इनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, राइट। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ही एक्ट्स एज ए चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। उस राज्य की यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं ये, कौन? गवर्नर, राइट। नेक्स्ट, अपॉइंट्स, ही अपॉइंट्स वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी ये अपॉइंट करेंगे। क्लियर? ये समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? एलिजिबिलिटी, टेनर, टर्म, सैलरी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग वाला मैटर, वैकेंसी, पावर्स। पावर्स में पहला हमने पावर्स ये पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट पावर हम लोग चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या क्या है गवर्नर के पास, ये देखते हैं हम लोग। ये समन कर सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और डिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब कि असेंबली और काउंसिल दोनों को ये डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। समन बुलावा भेज सकते हैं या स्थगन कर सकते हैं किसी भी हाउस को, ठीक। उसके बाद फिर एड्रेस, यानी ये पहला एड्रेस फर्स्ट सेशन या जनरल इलेक्शन, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का जब पहला इलेक्शन होता है, राज्य की विधानसभा का जो चुनाव होता है, ठीक, जनरल इलेक्शन इसको आप बोलते हैं, उसका फर्स्ट सेशन है। जैसे ही सरकार चुनी जाएगी, जो सरकार बनती है, उस सरकार का पहला जो सेशन होगा उसको एड्रेस करेगा कौन? गवर्नर। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट पहला सेशन लोकसभा के चुनाव का पहला सेशन का एड्रेसिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट में एक गवर्नर जो होगा वो पहला सेशन जो होगा जनरल इलेक्शन का स्टेट का, उसका पहला सेशन एड्रेस करेगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। सेकेंड, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, यानी हर साल का पहला सेशन जो होता है, जिसको आप बोलते हैं बैट सेशन, स्टेट के लिए भी उसको भी एड्रेस करेंगे। ठीक है, क्लियर? दोनों समझ में आ गया? यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है सीधे सीधे दोनों टॉपिक से। क्लियर हो गया? समन भेजना, बुलावा भेजना, स्थगन करना, दोनों हाउस को डिसॉल्व करना, ये सब किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में है। ठीक है, ओके। सेंड्स मैसेज टू हाउस, यानी सेंड्स मैसेज टू हाउस, यानी एक हाउस को, चाहे दो हाउस होते हैं स्टेट में, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो असेंबली को यानी कि विधानसभा को प्लस काउंसिल विधान परिषद को, दोनों को मैसेज भेजना, अगर कोई बिल क्या है पेंडिंग में है, इफ एनी बिल इज इन पेंडिंग, कोई भी बिल अगर पेंडिंग में है तो उस वक्त ये दोनों को बुलावा भेजेंगे। ठीक है, किसी भी हाउस को भेज सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंट्स मेंबर इफ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असेंबली के, असेंबली में कौन कौन है? इस असेंबली में स्पीकर होगा प्लस डिप्टी स्पीकर होगा, इस असेंबली में चेयरमैन होगा प्लस डिप्टी चेयरमैन होता है। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया आपको। तो अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या हो? एब्सेंट हो, और प्लस इस काउंसिल में चेयरमैन प्लस डिप्टी चेयरमैन ये दोनों एब्सेंट हों, इन दोनों की पोस्ट एब्सेंट हो चुकी है यानी वैकेंट हो चुकी है, तो उस समय किसी भी यानी लेजिस्लेचर को चलाने के लिए किसी मेंबर की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय ये उस मेंबर को भी अपॉइंट करते हैं। सीधा सीधा मतलब समझिए कि असेंबली में प्लस काउंसिल में, विधानसभा विधान परिषद दोनों की सीटें खाली हो गई हैं। किसकी? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वहाँ की। तो उस वक्त गवर्नर एक नए मेंबर की पोस्टिंग करते हैं ताकि वो प्रिसाइड ओवर लेजिस्लेचर को चला सके।
राइट, इसलिए ये किया जाता है। तो वहां पे भी रोल किसका आता है? गवर्नर का रोल आता है। राइट, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ मेंबर्स, यानी कि काउंसिल के, विधान परिषद की 1/6 मेंबर की पोस्टिंग, नॉमिनेटिंग जो होती है वो गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, यानी 1/6 भाग 1/6 लोग जो होंगे काउंसिल के, वो सब लोग नॉमिनेट होंगे। कहाँ से? कौन, किसके द्वारा? गवर्नर से। कहाँ से होंगे? किस ग्राउंड से होंगे? लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, सोशल साइंस से, कोऑपरेटिव मूवमेंट से, इन सब एरिया से, इन सब क्षेत्र से 1/6 मेंबर्स लोग नॉमिनेट होते हैं बाय गवर्नर। कहां पर? स्टेट की काउंसिल में, यानी स्टेट की परिषद में। राइट, ओके, नेक्स्ट है नॉमिनेट्स, नॉमिनेट करते हैं किसको? 1 मेंबर, एक व्यक्ति को, इन स्टेट असेंबली, यानी कि विधानसभा में एक व्यक्ति नॉमिनेट होता है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। क्लियर है? फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे हमने सेंट्रल प्रदेश में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता था, कहां पे? लोकसभा के ऑफिस में। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे गवर्नर जो होगा वो एक व्यक्ति को असेंबली में नॉमिनेट करेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, डिसाइड्स, गवर्नर डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ मेंबर, यानी किसी भी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करता है? गवर्नर ही करता है। कब? स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के, इन कंसल्ट विथ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके ये किसको डिस्क्वालीफाई करता है? किसी भी मेंबर को, असेंबली के या काउंसिल किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। राइट, समझ में आ गया ये? तो इसका मतलब डिसाइड कौन करता है डिस्क्वालिफिकेशन में? ये हमने देखा है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके थ्रू कोई व्यक्ति यानी कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। क्लियर? 1985 में आया था। अमेंडमेंट कौन था? 52वां अमेंडमेंट था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था? लिख सकते हैं आप अगर आपको याद ना हो तो। 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, 85 था। राइट, क्लियर हो गया ये वाला पूरा? ओके, नेक्स्ट है लास्ट, बिल से रिलेटेड लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट, गवर्नर की बिल से रिलेटेड कौन सी पावर है ये देखते हैं। ये अगर एक हाउस से, इस हाउस से, फर्स्ट हाउस से बिल गया सेकेंड हाउस में, ठीक है, तब की बात हो रही है कि अगर बिल एक हाउस दूसरा हाउस में, यहां से भी पास हो गया बिल और यहां से भी पास, ओके डन। ठीक, यहां से भी हो गया, यहां से भी हो गया, तब किसके पास जाएगा? फाइनली गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर क्या करेगा? उस बिल को एक्सेंट दे देगा, अपनी अनुमति दे देगा, पास कर देगा। राइट, बिल इज पास्ड। नेक्स्ट, या उसे विथ होल्ड कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, या फिर रिटर्न कर देगा, उस बिल को रिटर्न कर देगा फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। या फिर एक चीज और, रिटर्न करने का मतलब मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता ये। अगर कहा कि मनी बिल को वो रिटर्न नहीं करता, रिटर्न भी मान लीजिए कर दिया तो वो ऑटोमेटिक 14 दिन के अंदर अंदर या 14 दिन बाद ये पास माना जाता है। राइट, तो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट, रिजर्व, अगर उस बिल को रिजर्व कर ले, जब उसके पास दोनों हाउस से पास होकर बिल गया है, तब वो रिजर्व कौन कौन से बिल कर सकता है? जब कोई बिल नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, डीपीएससी से संबंधित हो, या फंडामेंटल राइट हो, या कंट्री के किसी इंटरेस्ट की बात कर रहा हो बिल, तो उस बिल को ये रिजर्व कर लेगा। किस लिए? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए उसको अपने पास रिजर्व कर लेगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया बिल से रिलेटेड चीजें? ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज आपका 9वां नंबर है 9th में, कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, यानी कि गवर्नर के पास पावर है कि ये ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट यानी जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है हिंदी में? अध्यादेश, जो आर्टिकल 213 बताता है आपका कि गवर्नर के पास एक पावर होती है कि जब दोनों सेशन यानी कि विधानसभा, विधान परिषद दोनों सेशन अगर हाउस में ना हो, सेशन नहीं चल रहे हो दोनों हाउस, तब क्या करे? उस कंडीशन में इमरजेंसी वाले सिचुएशन में अब वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है गवर्नर। ठीक है, और ऑर्डिनेंस कब करेगा? जब दोनों हाउस या दोनों हाउस सेशन में न हो। तो
लेकिन एक चीज रखना है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो गवर्नर के पास है ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे ही वो करेगा, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्लियर हो गया। एक चीज आप सेंटर में पढ़ाया था आपको 2123 123 आर्टिकल जो था वो सेंटर के ऑर्डिनेंस की पावर थी जो प्रेसिडेंट के पास होती है। जब लोकसभा राज्यसभा हाउस में ना हो, सेशन में ना हो, उस वक्त इमरजेंसी के सिचुएशन में प्रेसिडेंट एक सेंटर के लिए यानी पूरे देश के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, राइट। ये आर्टिकल 123 था, ये हमने पढ़ लिया है मैंने, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट है आपका 10वां नंबर, लेज रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पीएससी एंड कैग बिफोर लेजिस्लेटिव, यानी लेजिस्लेचर के सामने गवर्नर इन तीनों की रिपोर्ट को रख सकता है, रखता है किसमें, यानी कि विधानसभा विधान परिषद के सामने वो क्या करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को, स्टेट पीएससी की रिपोर्ट को और कैग की रिपोर्ट को रखता है, राइट। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमने पढ़ लिया लेजिस्लेटिव पावर जो थी हमारे गवर्नमेंट के पास, उसको हमने पढ़ लिया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, किसी कोई डाउट, एनीबॉडी? ओके, आगे चला जाए। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंस पावर। फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी गवर्नर के पास होती है वो पढ़ लेते हैं। पहला सीज, ही सीज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसको आप बोलते हैं स्टेट बजट। इस बजट को यानी इस स्टेटमेंट को देखता है, चेक करता है और फिर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है, राइट। क्लियर हो गया। जैसे बजट जो होता है, सेंटर का बजट होता है, आर्टिकल आपने पढ़ा 110 मनी बिल के रिलेटेड था सेंटर में, और 112 स्टेटमेंट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंटर का जो होता है वो 112 आर्टिकल में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिकल है आपका हम आगे देखेंगे, फाइनेंशियल पावर्स जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को चेक करता है और उसको देखता है, ठीक है। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द प्रायर नोटिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्रायर नोटिस पे ही केवल मनी बिल को असेंबली में लाया जाएगा। जैसे सेंटर में था मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन प्रायर नोटिस पे ही आता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्टेट में प्रायर नोटिस चाहिए होगी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव में, ठीक है, विधानसभा में। नेक्स्ट है नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट हिज रिकमेंडेशन, यानी बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के ग्रांट जो है अनुदान वो नहीं दिया जा सकता, नहीं हो सकता, राइट। क्लियर है, उनकी रिकमेंडेशन कंपलसरी है। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट है मेक्स अनाउंस एडवांसेज फ्रॉम सीएफएस। सीएफएस का मतलब ये होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, राज्य की आकस्मिक निधि, संचित निधि अलग होती है, दोनों राज्य की होती हैं। तो मेक्स एडवांसेज फ्रॉम कंटिजेंसी फंड, यानी कंटिजेंसी फंड इमरजेंसी सिचुएशन में वो कंटिजेंसी फंड से एडवांसेज दे सकता है, राइट। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एट एवरी 5 ईयर, यानी राज्य का जो फाइनेंस कमीशन होता है वो हर 5 साल पे गठित होता है बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा हर 5 साल पे गठित होता है। क्लियर, जो पंचायत राज और म्यूनसिपालिटी के लिए फंड देता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? सेंटर का भी होता है और स्टेट का भी होता है फाइनेंस कमीशन 5 साल पे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हमने फाइनेंशियल चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जुडिशियल पावर्स। व्हाट आर द जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर? पहला है आपका गवर्नर ग्रांट्स पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड्स, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब बस ये रखना है कि पनिशमेंट को गवर्नर क्या करता है, कम कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है, चाहे वो डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट हो या फिर कोई अदर पनिशमेंट हो। अब डेथ सेंटेंस में आपको याद रखना है कि डेथ सेंटेंस में केवल प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी की डेथ सेंटेंस को बदल देना या माफ कर देना। माफ करने की पावर केवल प्रेसिडेंट के पास में। ये हम लोग 4-5 जो वर्ड है ना, ये हम लोग अलग से पढ़ा जाएगा, अलग से डिटेल करके, ठीक है। यहाँ से इतना याद समझना है कि जुडिशियल पावर जो होती है सारी पावर उनके पास है, बस एक डेथ सेंटेंस पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ कंसर्न स्टेट्स, यानी कि इनसे कंसल्ट किया जाता है जब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं किसको, स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट जब देते हैं तब गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है,
राइट। ये आपने देखा है कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है, लेकिन आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट करके ही अपॉइंटमेंट देते हैं। क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट, मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस। ये क्या करते हैं गवर्नर साहब? ये अपॉइंटमेंट देंगे, पोस्टिंग करेंगे, प्रमोशंस करेंगे। किसका? आप डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशंस करेंगे इन द कंसल्ट विद स्टेट हाई कोर्ट। यानी कि स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्टिंग करना हो गया, अपॉइंटमेंट करना होगा या प्रमोशन करना होगा, ये करेंगे। क्लियर है ये भी? ओके। नेक्स्ट, अपॉइंट्स जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विस का मतलब जैसे पीसीएस जेज का एग्जाम जो होता है, इन कंसल्ट विथ स्टेट हाई कोर्ट प्लस एसपीएससी। यानी एसपीएससी एक कमीशन है, स्टेट है प्रोविंशियल सिविल सर्विस का, इसके थ्रू प्लस इसके और हाई कोर्ट, इन दोनों के कंसल्ट करने के बाद ये अपॉइंटमेंट देते हैं किसके? जो डिस्ट्रिक्ट जजेज होते हैं या कहते हैं जुडिशियल सर्विस के और बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब ये 4-5 पॉइंट आपके जुडिशियल पावर्स हो गए, आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब गवर्नर का टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन ठीक है, जो हुआ था अच्छा है, सब कुछ कवर भी हो गया एक साथ में। अब आप इस वीडियो को अंत देखिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आया आप उसको वहाँ से पॉज करके वीडियो को देख सकिएगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।